हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलवेट बीएल सीरीज। अगर आपको बीएल सीरीज और मूवीज पसंद है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लव अपॉन अ टाइम एपिसोड 5। शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉब और वर्ना बगीचे में टहल रहे होते हैं, जिसमें वर्ना फूलों को देखकर उसकी तारीफ करती है और हम फॉब को वर्ना के साथ इंटरेस्टेड नहीं देखते। उसका ध्यान पीछे लगा हुआ था, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो बार बार यही हरकत कर रहा था। और ऐसा सच में होता भी है क्योंकि नाखून उसे स्टॉक कर रहा था, जैसे कि उसे ये पसंद नहीं आ रहा है और ये और कुछ नहीं जलसी के सबूत है। लेकिन वर्ना को फील होता है कि जैसे कोई है जो कि उसे स्टॉक कर रहा है। वर्ना को पलटते हुए देख नाखून फिर से छिप जाता है और झाड़ियों से भी आवाज आती है। वर्ना पूछती भी है कि वो क्या है। अब बचने के लिए नाखून बिल्ली की आवाज निकालता है। वर्ना सवाल करती है, क्या आपके मेंशन में बिल्ली भी है? और वो कहता है कि हाँ, एक है, बहुत ही प्यारी, डिसेंट और ग्रम्पी कैट। फिर नाखून भी एक बात फील करता है कि वो क्यों जेलस हो रहा है, वो तो क्लाउ है भी नहीं और वो क्लाउ को पसंद करता है, ना कि मुझे। फिर वो ये बात भी याद करता है कि जब भी वो क्लाउ के बारे में सोचता है तो उसे रोना आ जाता है। वो इमोशनल फील करता है। हो ना हो, वो और क्लाउ का कुछ तो कनेक्शन है। इसके बाद वो वर्ना को आगे जाने के लिए बोलता है और खुद वहाँ रुक जाता है। नाखून को लगता है कि वो दोनों आगे बढ़ चुके होंगे तो वो फिर से ताक झाक करने लगता है, लेकिन वो वही खड़ा था और नाखून ये देखकर फिर से छिप जाता है। लेकिन वो उसे देख लेता है और वो फिर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वर्ना मेंशन से जा चुकी होती है और फोब के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और फोब के लिए परफेक्ट है। फोब के पेरेंट्स के साथ फोब और क्लाउ भी था। फोब की मॉम क्लाउ से कहती है, मतलब नाखून से कहती है कि अगर तुम्हें भी कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता दो। अब क्लाउ के आंसर के लिए फोब भी क्यूरियस हो जाता है, पर नाखून कुछ भी नहीं कहता, बस हिचकिचाता रहता है। फोब भी उससे कहता है कि अगर सच में तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो। नाखून बोलता है कि उसे कोई नहीं पसंद है। ये सुनते ही फोब स्माइल करता है और खुश हो जाता है। पर फोब के डैड कहते हैं कि तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढकर जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही तुम्हें रॉयल सर्विस ज्वाइन करनी है। अब ये सुनकर नाखून शॉक होता है कि रॉयल सर्विस का क्या सीन है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम भूल गए, तुमने ही बताया था कि तुम अपने डैड की तरह रॉयल सर्विस करना चाहते हो, इसलिए तुम एक बहुत अच्छी लड़की देखकर शादी करो, सेटल हो जाओ, आगे की पढ़ाई को पूरी करो और रॉयल सर्विस ज्वाइन कर लो। मैं एक बहुत अच्छे आदमी से तुम्हें ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा। लेकिन नाखून का ऐसा कोई प्लान होता ही नहीं है। प्रॉब्लम में पड़ता देख वो फोब को इशारों से मदद मांगता है, पर फोब को इशारे समझ में आते नहीं और वो ये कह देता है कि इसे ट्रेनिंग मैं ही दूंगा। तो फोब के डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अब नाखून मन ही मन चिढ़ने लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, मेरा मतलब तो कुछ और ही था। तो अब यहाँ पे उसके डैड क्लाउ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोब को दे देते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद फिर से नाखून अपनी जॉनर को मेंटेन करने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर क्लाउ ने ऐसा क्यों सोचा होगा कि वो रॉयल सर्विस ज्वाइन करना चाहता था। इसी के साथ उसका जो थॉट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है कि फोब के डैड जब उसकी शादी की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वो कुछ कह क्यों नहीं रहा था, क्योंकि वो तो क्लाउ को पसंद करता है, राइट। वो उसे भाई की तरह ट्रीट करता, मतलब प्यार करता होगा, रोमांस होगा, कहीं वो बाइसेक्सुअल तो नहीं है, या फिर वो बेचारा अभी कंफर्म ही नहीं होगा अपनी फीलिंग्स को लेकर। अब उसके दिमाग में ये सभी चीजें चली रही थी, तभी वहाँ फोब आ जाता है बहुत सारी रॉयल सर्विस की तैयारी की बुक्स लेकर। वो कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें इन किताबों को पढ़ना चाहिए। फोब को देखकर नाखून तुरंत अपने जॉनर को छुपा देता है। ये देखकर फोब उसकी जॉनर को, मतलब जो वो लिख रहा था, उसे मांगने लगता है कि मुझे भी दिखाओ। नाखून मना करता है कि देखो ये मेरी जो है पर्सनल चीज है, तुम इसे नहीं देख सकते। तो फोब कहता है पर मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर कब से हो गया। अब दोनों के बीच उसी जॉनर को लेकर छीना झपटी हो रही थी, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें नाखून खुश होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और दूरी बनाता है और फिर से अपने जॉनर को कहता है कि ये मेरा है और तुम इसे नहीं देख सकते। इसके बाद फोब कहता है कि क्या तुम वर्ना को लेकर कोई सवाल करना चाहते हो, क्योंकि मैंने पाया कि तुम बगीचे में हमारा पीछा कर रहे थे। नाखून तुरंत एम्बैरेस हो जाता है और डिनाई करता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था। और क्या बगीचे में जाना मना है? तो फोब उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालता और फिर उसे किताबें देते हुए बोलता है कि तुम इसे पढ़ो। नाखून उन बुक्स को ले लेता है, खोलता है, लेकिन फिर एक झूठी हंसी, मतलब कहा जाए तो खुद पे तरस खाने वाली हंसी हंसता है, क्योंकि उस बुक में लिखी हुई कोई भी चीज उसे नहीं समझ में आ रही थी। वो बस उन किताबों को लेता है, हंसते हंसते उसे जाके सीधा बक्से में पटक देता है। नाखून इसके बाद फोब से कहता है कि इसके पहले वो कुछ और सीखना चाहता है। एक्चुअली में वो बोटिंग सीखना चाहता था, क्योंकि कहीं आने जाने के लिए उसका मानना है कि उसे खुद बोटिंग आनी चाहिए। दोनों बोट पर बैठे हैं, नाखून बोट पे चप्पू चला रहा है, लेकिन नाव आगे बढ़ती ही नहीं क्योंकि उसे ठीक से नाव चलाने आती ही नहीं। तो वो उस पर डाउट करता है, कहता है कि मैंने सुना था कि जब तुम पेचित में थे तो तुम नाव बहुत अच्छी चलाते थे, पर ये क्या हुआ? तो क्लाउ सोचता है मन ही मन कि क्या बताऊं, जो इंसान तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं। अब ऐसा होता देख वो
नाखून की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और ऐसे में फिर से मूवमेंट बन जाता है। दोनों एक दूसरे के फिर से क्लोज हो जाते हैं। फोप चप्पू को पकड़ता है और उसे कैसे चलाते हैं ये सिखाने लगता है। दोनों की जो क्लोजनेस थी वो बढ़ चुकी थी। फोप के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि वो क्लाव को पसंद करता था, तो वो खुश होता है और अब तो नाखून भी फोप को पसंद करने लगा है, तो वो भी खुश होता है। दोनों के चेहरे पे ही स्माइल है, लेकिन तभी नाखून को याद आता है कि उसे तो सिर्फ अपने मिशन पे ध्यान देना है। वो तुरंत उससे दूरी बनाता है, ये कहकर कि तुमने मुझे सिखाया है तो अब मैं तुम्हें चला कर दिखा रहा हूँ। वो कहता है पर तुम्हें अभी चलाने नहीं आती, मुझे सिखाने दो, लेकिन नाखून उसे दूर करता रहता है। अब यहाँ पे दोनों के बीच फिर से चप्पू की छीना-झपटी होती है। नाव बहुत ज्यादा डगमगा रही थी, इतना ज्यादा कि जो फोप है वो नाव से सीधा पानी में ही गिर जाता है। जब फोप पानी में कूद जाता है तो नाखून को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, तो पहले तो वो वेट करता है और फिर वो उसको बुलाना शुरू करता है कि फोप बाहर निकलो। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगता है कि शायद वो सच में पानी में डूब गया है। अब पहले तो वो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि फोप पानी से बाहर नहीं आया तो वो घबरा जाता है। वो जोरों से उसका नाम चिल्लाता है, आवाज देता है। वो डर जाता है और खुद पानी में छलांग लगा देता है। वो बहुत देर तक पानी में उसे ढूंढता है। फिर वो जब पानी से बाहर निकलता है तो वो फिर से फोप को आवाज देता है, लेकिन फोप एक्चुअली में उसके पीछे सीढ़ियों पर बैठा था और वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ। नाखून उसे सही सलामत देख तुरंत इमोशनल होकर गले लगा लेता है। उसे इस तरह से देख फोप भी खुश होता है, क्योंकि वो देख रहा था कि क्लाव उसकी कितनी परवाह करता है। वो बोलता है कि वो आज बहुत खुश है, तो नाखून चिढ़ जाता है और समझता है कि ये उसके साथ मजाक कर रहा था। वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहता है इसीलिए तो वो बहुत ज्यादा खुश है, और नाखून फिर से उसे गले लगा लेता है। अब रात के अंधेरे में नाखून फिर से जर्नल लिखने लगता है, जिसमें वो अपने फीलिंग्स को एडमिट करता है कि सच में वो फोप को लाइक करता है और अब वो श्योर हो चुका है कि उसे फोप चाहिए और वो उसे पाके रहेगा। नेक्स्ट सीन आता है तलवारबाजी का। जॉम और फोप एक दूसरे के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ नाखून आता है, मतलब क्लाव आता है, जो कि उन्हें इस तरह से देख, स्पेशली शर्टलेस देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ काव होता है, जो कि उसे आवाज देकर अपने बगल में बैठने को कहता है। दोनों बातें करते हैं। नाखून काव से पूछता है क्या तुम्हें तलवारबाजी पसंद है, तो काव कहता है कि नहीं, वो तो यहाँ पे सिर्फ जॉम की फिक्र करने की वजह से आया है। वहीं हम फोप और जॉम को देखते हैं, जहाँ पे जो जॉम था वो फोप से प्रैक्टिस के दौरान जीत नहीं पाता, वो बार बार उससे हार रहा था। अब लास्ट में जब वो हार जाता है तो वो अपने घुटने के बल आ जाता है। अब यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि ठीक उसी के सामने काव बैठा होता है और वो उसे इस तरह से फेस नहीं करना चाहता, तो वो शर्म की वजह से फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ देखने को मिलता है कि जो जॉम का पैर है वो चोटिल हो गया है, तो काव तुरंत उसे रुमाल से साफ करने लगता है। अब इस दौरान जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो उन दोनों को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे, जो कि जॉम बर्दाश्त नहीं कर पाता और एम्बेरस होने की वजह से वो तुरंत काव को अपने से दूर कर देता है और कंप्लेन करता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब काव वापस नाखून के बगल में बैठ जाता है और उसे बताता है कि जॉम उसकी कभी परवाह नहीं करता। तो नाखून उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा तुम्हारी परवाह करता है। वो नहीं चाहता कि लोग तुम्हें जज करे, तुम्हारे बारे में भला बुरा बोले, जिससे तुम हर्ट हो। तो काव कहता है तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता, वो हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट करता है। मैं जब भी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता हूँ, क्लोज होता हूँ, तो वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करता है और दूरी बना लेता है। तो नाखून ये सुनकर कमेंट करता है कि तुम दोनों अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल। तो काव पूछता है कि तुम ये कैसे कह रहे हो। तब यहाँ नाखून एक स्टोरी नरेट करता है और बोलता है कि पिचित में उसके 2 दोस्त थे। और अब हम यहाँ पे 21वीं सदी का सीन देखते हैं, पन और थी का। पन पढ़ाई में नाखून की मदद कर रहा था, वहीं साइड में थी बैठा होता है, जो कि पन पे लाइन मारे जा रहा था। वो उसके साथ नॉन स्टॉप फ्लर्ट कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। वो कन्फेस भी करता है आई लाइक यू, लेकिन पन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि वो उससे चिढ़ रहा था और वो उसे दूर करता रहता है। फिर से आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ नाखून कंपेयर करता है कि हाँ तुम दोनों मेरे उसी दोस्त की तरह हो। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते तो वो हमेशा एक दूरी बना लेता। तो काव कहता है कि सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कभी बैठकर ऐसे बातें कर पाऊंगा। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। और वही नाखून भी होता है, जो कि काव से बात करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पन की याद आ रही थी। अब नाखून इसके बाद इनडायरेक्टली फोप के बारे में इंक्वायरी करने लगता है। वो काव से पूछता है कि वैसे क्या तुमने फोप को कभी किसी लड़की के साथ देखा है, तो क्या उसे लड़के पसंद है। तो काव हंसने लगता है और मना करता है कि तुम्हें ये सारी बातें जोर से नहीं कहनी चाहिए। वैसे मैंने सुना है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सुना है कि वो एक वॉरियर है, योद्धा है, और अगर वो किसी चीज को चाह ले तो वो उसे पाके रहता है। तो नाखून भी कंप्लेन करता है कि हाँ वो है तो एक योद्धा, पर उसका जो जूनियर वॉरियर है, मतलब जूनियर फोप है, वो किसी काम का नहीं है, वो बहुत ही छोटा है। अब साइड में जोई भी बैठा होता है, जो कि समझने की कोशिश करता है और नाखून को कॉपी करता है। तो यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। उनकी हंसी फोप का ध्यान खींच लेती है। क्लाव को काव के साथ बात करते देख, हंसते देख फोप थोड़ा जलस होता है
वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे तुम अपनी तलवारबाजी दिखाओ कि तुम इसमें कितने कौशल हो। लेकिन जैसे ही नाखून मतलब क्लाव उस तलवार की तरफ देखता है तो उसे फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक या यूं कहूँ कुछ क्लाव के अतीत की झलक आती है। उसे चक्कर आने लगता है, दिल में बहुत तेजी से दर्द होता है, एक मिनी हार्ट अटैक की तरह। और जो उसे झलक दिखाई दे रही थी वो कुछ ऐसा था कि पहले जो क्लाव है उसे मारा गया है, बांधा गया है और लास्ट में उसके दिल में तलवार घुसा दी गई है। अब रियल में नाखून के दिल में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। सबको उसकी ज्यादा फिक्र हो जाती है, स्पेशली फॉग को, और वो तुरंत उसे साइड में लाता है। और वही जॉन कहता है कि इसे मेरे प्लेस पर लेकर चलो, तब मैं इसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाऊंगा। लेकिन जो नाखून था उसका जो दर्द था वो कुछ ही पल के लिए था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो जॉन का हाथ हटाता है और कहता है कि वो ठीक है। लेकिन फॉग जॉन को क्लाव को चेक करने के लिए कहता है, पर जॉन कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये सब एक ड्रामा था, उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो तुम्हें अपनी तलवारबाजी नहीं दिखाना चाहता था। साइड में काव भी रहता है जो कि कहता है कि नहीं, तुम्हें एक बार तो क्लाव को चेक कर लेना चाहिए। तो जॉन काव के ऊपर चिल्ला देता है कि तुमने देखा नहीं, कुछ देर पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छे से हंस हंस के बातें कर रहे थे, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि क्या इसे कुछ हुआ है, इसकी तबीयत खराब हुई है? मुझे पक्का यकीन है कि ये सब ड्रामा था और तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान ना देकर अपनी तलवारबाजी पे ध्यान देना चाहिए, जिससे तुम अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सको। पर उसकी बातें सुनकर काव अपसेट हो जाता है, उल्टा जॉन को ही जवाब देता हुआ वहां से चला जाता है। तो जॉन भी कंफ्यूज है कि अब इसे क्या हो गया। तभी फॉग उठता है जो कि उसे रियलाइज करवाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे और काव के बीच में कुछ है। जॉन कहता है कि वो तो बस उसे एक अच्छे दोस्त के तौर पे ट्रीट करता है। वो कहता है तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम उससे हमेशा दूरी बनाते रहते हो। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि हमें पसंद करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। आखिर और मैंने भी ये गलती अपनी लाइफ में एक बार की है। मैंने एक बार अपने किसी को खोया है और उसके खोने का दर्द मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम पे भी वही गुजरे। इसके बाद हम नाखून को देखते हैं जिसे चोई एक तरह की दवा देता है और नाखून उसे पी रहा था और वो भी बहुत ज्यादा मुंह बनाते हुए। वहाँ फूब आता है जो कि उसे चोरी से देखता है और स्माइल करते हुए वो वहां से चला जाता है। पर इस चीज को नाखून नोटिस करता है और वो भी स्माइल करता है। लेकिन फिर से नाखून सीरियस होता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, मेरा अब एक मिशन है, मुझे पता लगाना है कि क्लाव को एग्जैक्टली किसने मारा है। अब नेक्स्ट सीन में फोब जब जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात उसकी मॉम से और वर्ना से होती है। वर्ना और बहुत सारे नौकर फूलों की टोकरी के साथ आ रहे होते हैं। फोब की माँ ने वर्ना को इनवाइट किया था क्योंकि वर्ना फूलों से गारमेंट बनाने की स्किल को बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो फोब से भी पूछती है कि तुम्हें कौन से फूल सबसे ज्यादा पसंद है, हम उन फूलों के माला को बनाएंगे। लेकिन फोब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही वो वर्ना में इंटरेस्टेड था, ना ही फूल माला में। तो वो कहता है कि वो अभी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करके आया है और वो नहाना चाहता है, इसलिए फूल आप खुद ही पसंद कर लीजिए। फोब के चले जाने के बाद वर्ना कहती है कि मुझे लगता है कि फोब मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन फोब की माँ कहती है ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हें बहुत पसंद करता है, बस वो थोड़ा शर्मीला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। नाखून को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठे बैठे वर्ना और फोब की माँ की बातों को सुन रहा था, जहाँ उसकी माँ वर्ना से कहती है कि तुम्हें फोब को इम्प्रेस करने के लिए उसकी पसंद की फूलों की चीजें बनानी चाहिए। ये सुनते ही नाखून जलस हो जाता है और वर्ना से चिढ़ जाता है, तुरंत बाहर निकलता है। वो वहां जाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी फूलों का आर्ट वर्क सीखना है, तो क्या आप उसे भी सिखा सकती हैं? तो क्लाव भी मतलब नाखून भी अब उन सबके साथ बैठकर वो सब सीखने लगता है। तभी वहाँ फोब आता है जो कि अपनी ड्यूटी पर जाने वाला था। वो ये देखकर क्लाव से पूछता है कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि फोब जब तक वहाँ खड़ा था वो सिर्फ क्लाव से ही बातें कर रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था। बगल में वर्ना थी पर वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और ये बात वर्ना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उदास हो जाती है। फोब की ड्यूटी जाने का टाइम हो जाता है और वो सबसे इजाजत लेकर वहां से निकल जाता है और जाने से पहले क्लाव को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। अब यहाँ फिर से फूलों की चीजें बनाना शुरू हो जाती है, लेकिन क्लाव पीछे पलटकर फोब की नाव को ही देखे जा रहा था, जो वर्ना नोटिस करती है और उसे ये बात नहीं पसंद आती। जब फोब की नाव नाखून की नजर से उछल हो जाती है तो नाखून फोब की पसंद की फूल लाने के बहाने वहां से निकल जाता है। और अब हम नाखून को नदी के किनारे देखते हैं, जहाँ वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका जो प्लान था वो सक्सेस हो गया था। एक्चुअली नाखून का प्लान मार्केट जाने का था और वो भी फोब के अब्सेंस में, क्योंकि वो क्लाव के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। उसका इरादा था कि फोब के ना रहने पे वो जल्दी से मार्केट जाएगा और उसके आने से पहले वो वापस आ जाएगा। अब जैसे वो किनारे पर आता है तो पाता है कि कॉन्ग नाव पर सोया हुआ है। तो नाखून उसे वहां से हटने के लिए बोलता है। तो कॉन्ग उसके साथ मजाक करने लगता है कि अभी आप कहाँ जाने वाले हैं, मुझे पता है कि आप कहाँ जाएंगे, जहाँ वो आप अक्सर जाते हैं। तो नाखून को समझ नहीं आता कि ये कहाँ की बात कर रहा है। तब कॉन्ग बताता है कि वही जहाँ आप अक्सर जाते हैं, कि आप शराब पीने और हाउस ऑफ प्लीजर जाएंगे। ये सुनते ही नाखून को यकीन नहीं होता कि क्लाव इस टाइप का पर्सन है, मतलब कि उसे लड़कियों की और शराब की लत थी और ये बात उसके लिए न्यूज हो जाती है।
और उसे कॉन्ग से ही पता चलता है कि मार्केट में एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अक्सर जाया करता था। तो नाखून जाने वाला था, लेकिन कॉन्ग उसे अपने साथ जाने को बोलता है, पर नाखून कॉन्ग को पानी में धक्का दे देता है और खुद ही अकेला नाव लेकर वहाँ से चला जाता है। नाखून फाइनली जब मार्केट पहुंच जाता है तो वो उसी जगह जाता है जहाँ पे क्लाव अक्सर जाता था और जहाँ के बारे में कॉन्ग ने उसे बताया था। और वो जगह कुछ ऐसी होती है कि वहाँ हर जगह शराब बिक रहे होते हैं। वहाँ पहुंचने पर नाखून को यकीन ही नहीं होता है कि क्लाव ऐसी जगह आना पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ हम मेंशन में देखते हैं, मतलब हवेली में देखते हैं, जहाँ सभी तरफ नाखून को ढूंढा जा रहा था, मतलब क्लाव को ढूंढा जा रहा था, पर क्लाव का कहीं पता ही नहीं। सभी नौकर लगे हुए होते हैं, लेकिन जो फाइनल गलती निकलती है वो चोई की निकलती कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है जो कि सर से पांव तक भीगा रहता है और वही बताता है कि इस समय क्लाव कहाँ गया है, जिसे जानकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ नाखून को देखते हैं जो मार्केट में घूम रहा होता है और वहाँ के मैक्सिमम लोग उसे पहचान रहे होते हैं। वहाँ पर एक स्पेशल शराब की दुकान थी जहाँ का ऑनर उसे शराब ऑफर करता है और वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन नाखून वहाँ से बच के निकल जाता है। वही साइड में हम फूक को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी उसे फिर से एक इंग्लिशमैन मिलता है जो कि फलों की खरीदारी कर रहा था, लेकिन बेचारे को थाई भाषा नहीं आती थी और ना ही सब्जी वाले को इंग्लिश आती थी। तो फूक को पाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। तो फूक थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है कि हाँ, उसे अ लिटिल बिट आती है। तो फूक वहाँ पे मदद करता है, जितना भी उसे नाखून ने सिखाया था वो उस सब्जी वाले की आम को बिकवा देता है और वो इंग्लिशमैन फूक की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, थैंक्स बोलता है और चला जाता है। और वहीं पे जो फल वाली होती है वो फूक की तारीफ करती है कि आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया है और आप पहले से काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको कोई पसंद आ गई है। तो फूक आंसर देता है क्योंकि घर पे कोई है जो कि उसका वेट कर रहा है। फिर सीन चेंज हो जाता है नाखून पर, जो कि मार्केट के एक कॉर्नर से गुजर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसे पहचान लेती है, तो जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती है। और जब वो जा रही होती है तो वो एक प्रीम नाम की लड़की का जिक्र करती है कि आप इतने दिन से आए नहीं तो प्रीम आपकी बहुत फिक्र कर रही थी। नाखून वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो लड़की जो कि पेशे से एक प्रोस्टिट्यूट लग रही थी वो उसे जबरन लेकर जाती है। अब जब वो मेन अड्डे पर जाता है तो वो और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि हर लड़की के साथ कोई ना कोई था। अब वहाँ पे ढेर सारी लड़कियां थी जिनकी एक हेड भी थी जिसका नाम शायद सोफिया था। और अगर हम नोटिस करें कि सोफिया की शक्ल 21वीं सदी में उस प्रोफेसर से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है जिसने कभी नाखून को रीकार्डिनेशन पे लेक्चर दिया था। अब फिर से पॉइंट पे आते हैं। अब जो कि सोफिया होती है वो कंप्लेन करती है नाखून से कि मिस्टर क्लाव मास्टर, आप इतने दिनों से आए नहीं, आप कहाँ थे। इसके बाद वो नाखून को आराम करने के लिए भेज देती है। अब बहुत सी लड़कियां होती हैं जो कि उसके साथ जाना चाहती हैं। अब उनमें से एक लड़की उसे एक रूम में लेकर जाती है और नाखून जाना नहीं चाहता था और बेचारा फूक को आवाज लगाने लगता है। फिर हम देखते हैं फूक को जो कि अपनी ड्यूटी यानी पेट्रोलिंग खत्म करके वापस हवेली आता है। तो वहाँ पर सभी नौकर पहले से उसका इंतजार कर रहे थे, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। इसके बाद सभी नौकर हाथ जोड़ते हैं और माफी मांगते हैं। तो यहाँ फूक को समझ में आ जाता है कि फिर से क्लाव गायब हो गया है। अब फिर से आते हैं क्लाव पर। वो कमरे में बैठा है। अब एक लड़की बहुत ही ज्यादा उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन नाखून का ध्यान उधर नहीं था, बल्कि वो क्लाव को लेकर इंक्वायरी करने लगता है और वो बहुत सारे सवाल करता है, जैसे कि मैं यहाँ आखिरी बार कब आया था और मैं यहाँ पे कितनी बार आ चुका हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर उस कमरे से बाहर एक लड़की की आवाज आती है, जिसके वजह से वो पहली लड़की चली जाती है। और अब हम देखते हैं यही प्रीम होती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। और अब यहाँ दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों साथ में बैठे हुए हैं और कोई किसी से बात नहीं करता। नाखून को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, तो प्रीम को ही उससे बात करनी पड़ती है, शुरुआत करनी पड़ती है। तो नाखून उसे एक बात बताता है कि उसकी जो मेमोरी है वो खो गई है। ये सुनकर प्रीम चौंक जाती है कि सच में पूरी की पूरी अभी की, और नाखून हाँ में जवाब देता रहता है। तो प्रीम कहती है तब तो तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए। नाखून उसे पूछता था कि एक्चुअली में वो दोनों साथ में रहते कैसे थे। तो यहाँ प्रीम जाहिर करती है कि एक्चुअली में वो दोनों सिर्फ साथ में बैठे थे और क्लाव बस उसे कंफर्ट करता था। उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं और क्लाव हमेशा प्रीम को बचाया किया करता था, जिसके वजह से उसे बार बार वहाँ आना पड़ता था। नाखून एक आखिरी सवाल पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। प्रीम इसका आंसर दे ही रही थी, लेकिन तभी बाहर से शोर शराबे की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों ही दौड़ते हुए बाहर आते हैं। तो बाहर हम चर्ड को देखते हैं जो कि प्रीम को लेकर चिल्ला रहा था और वो चिल्ला रहा था कि प्रीम कहाँ पर है, किसके साथ है। वो तोड़फोड़ करने लगता है और जैसे ही वो देखता है कि जो प्रीम है वो क्लाव के साथ आ रही है, मतलब वो उसके साथ है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि प्रीम मेरी है, वो किसी और के साथ नहीं रह सकती। तो प्रीम भी पीछे से जवाब देती है कि ये उसकी मर्जी है। इसके बाद वो क्लाव को अपने साथ लेकर वापस अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन चर्ड झगड़ा करने लगता है। वो क्लाव को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन खुद ही गिर जाता है। लेकिन चर्ड वहीं पर एक बॉटल को तोड़ देता है और वो उसी से हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर हार्न आ जाता है। तो चर्ड कंट्रोल में हो जाता है और जो हार्न होता है वो उसे डराता है और साथ ही साथ और फिर वो सोफिया को भी कहता है कि सारी लड़कियों को अंदर ले जाओ। और
वो क्लाव से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें घर पर होना चाहिए क्योंकि फोब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ये जो चर्ड होता है ये बोलता है कि अगर क्लाव यहाँ पर है तो वो यहाँ से नहीं जाएगा, जब तक ये रहेगा तब तक मैं रहूंगा। तो क्लाव कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब जब नाखून जाने लगता है तो देखता है कि रात हो चुकी है। वो परेशान होता है कि फोब तो कब का घर आ चुका होगा, वो कितना परेशान होगा। अब इतने पे ही वहाँ बारिश होने लगती है, नाखून भीग चुका होता है और वहाँ पर एक औरत होती है जो कि उसे भीगने से बचने के लिए सहारा देती है। अब वही दूसरी तरफ हम फोब को देखते हैं जो कि अभी भी उसका इंतजार कर रहा है, नौकर भी इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, वो गुस्से में कॉन्ग को ही ब्लेम करता है। तभी वहाँ पे फोब की मॉम भी आती है जो कि क्लाव के बारे में पूछती है और फोब भी परेशान होता है क्योंकि क्लाव को ठीक से नाव चलाना नहीं आता। और वही नाखून होता है जो कि परेशान होता है कि उसे लेकर फोब बहुत ज्यादा परेशान होगा। तभी उसकी नजर जाती है नदी में बरसात में एक नाव आ रही थी, तो वो तुरंत जाता है और उस नाव वाले आदमी से मदद मांगता है। और दूसरी तरफ फोब होता है जो कि अभी भी नदी किनारे अकेले खड़ा है और फोब का इंतजार कर रहा है। और साथ ही साथ उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है कि कहीं फिर से क्लाव को कुछ हो न जाए। और ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट, और फिर मिलते हैं।